नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की संध्याकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। कोरोना के बाद मवेशियों में आया लंपी स्किन डिजीज, चालान पेश न किए जाने पर थाना प्रभारी राजकुमार मिश्र के खिलाफ कोर्ट ने दिए कार्रवाई के आदेश। सुधांशु कंस्ट्रक्शन एवं मैसर्स फिजियोलॉजी सॉल्यूशन में जीएसटी का छापा। चीन से निकले कोरोना वायरस के संक्रमण ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। आम से लेकर खास तक इसे लेकर चिंता में थे। ऐसे समय में महाराष्ट्र एवं झारखंड में मवेशियों में ढेलेदार त्वचा, लंपी स्किन डिजीज या कैप्री पॉक्स का खतरा मंडरा रहा है। एक मवेशी से दूसरे संक्रमित मवेशी के संपर्क में आने से फैलने वाली विषाणु जनित बीमारी अफ्रीका से आई, जिसका प्रभाव गाय एवं भैंस में ज़्यादा देखा जा रहा है। ढेलेदार त्वचा रोग गाय एवं भैंस में पॉक्स विषाणु के संक्रमण किल्ली, मच्छर एवं मक्खी द्वारा फैलता है। इस बीमारी का प्रकोप गर्म एवं आर्द्र नमी वाले मौसम में अधिक होता है। इस बीमारी से ग्रसित मवेशी के शरीर में पहले गांठ बन जाती है और पककर घाव में बदल जाता है। वहीं इस घाव के कारण पशु को बुखार आता है और वह कमजोर भी हो जाता है। जानवरों में फैलने वाली इस बीमारी का मनुष्य पर अभी कोई असर नहीं देखने को मिला है। वहीं पशु चिकित्सकों ने बताया कि पशु पर हुए घाव को नीम के पानी से धोकर फिर नीम का तेल उपयोग करते हैं, जिससे इन पर मक्खियाँ एवं मच्छर न बैठने पाएँ। प्रस्तुत है पशु चिकित्सालय के डीन डॉक्टर एस तोमर एवं पशु चिकित्सा उप संचालक डॉक्टर राजेश मिश्रा से जानकारी दें। ये लंपी स्किन डिसीज एक विदेशी बीमारी है, अपने देश में पहले नहीं थी। ये अफ्रीकी देशों से आई है और ये विषाणु से होती है। ज़्यादातर गाय इससे प्रभावित हो रही हैं और कुछ हद तक भैंसों में देखी जा रही है। और इसमें सबसे पहले पशु की त्वचा पर नोडुल्स, गठान जैसी आ जाती हैं और बुखार हो सकता है, क्योंकि वायरस बॉडी में आता है विषाणु। उसके 4 दिन से लेके 14 दिन तक उसका वो संक्रमण काल है, उसके बाद में लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसमें जब जानवर को बुखार हो, वो खाना छोड़ दे या खाना कम कर दे या त्वचा पर कुछ गठान सी आ रही हैं, तो इसका ये लक्षण है कि ऐसे एनिमलों को, ऐसे पशुओं को अलग कर देना चाहिए अन्य पशुओं से। और उसके बाद में यदि आगे और निमोनिया हो सकता है, तो इसलिए सलावा, लार से और जो गंदगी रहती है, जो भी स्त्राव हैं, मल मूत्र, लार, सभी इसके द्वारा ये फैलता है। और मक्खी और मच्छर इसके मुख्य वाहक हैं इस विषाणु के। तो सफाई रखना बहुत ज़रूरी है अपने फार्म पे। और एक बार यदि इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो नोडुल्स होते हैं वो त्वचा पे, वो फूट जाते हैं। तो जब घाव जो खुल जाता है तो उसमें उसको एंटीबायोटिक जैसे ड्रेसिंग करना चाहिए, हीमेक्सोन में लगाना चाहिए, इससे मक्खी मच्छर न बैठे उसमें। तो ये बहुत आवश्यक है। और इसका कोई उपचार नहीं है क्योंकि ये वायरस से होती है, लेकिन आगे बीमारी न बढ़े तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, तो एंटीबायोटिक देते हैं। सर, ये अपने संभाग में लंपी स्किन डिजीज़ फैल रही है, तो इसके लिए सर क्या उपाय हैं और अपने यहाँ कितने आंकड़े हैं अभी तक? उसके लिए किस तरह के बचाव कार्य अपने यहाँ जारी है अपने विभाग द्वारा? ये लंपी स्किन डिसीज़ यहाँ पे करीब पहली बार ही अभी इस प्रदेश में इसका उद्भेद हुआ है। और ये बीमारी मुख्य रूप से आई शुरू में उड़ीसा में, और फिर उड़ीसा से लगे हुए क्षेत्रों से होते हुए फिर मध्य प्रदेश में भी आई, बॉर्डर में छत्तीसगढ़ में आई, और उसके बाद हमारे संभाग का अनूपपुर है, वहाँ से शुरू हुआ। और धीरे धीरे प्रदेश के काफ़ी जगहों में ये अभी वर्तमान में कई जिलों में फैली हुई है। ये एक विषाणु जनित मतलब वायरस से होने वाला बीमारी है। इसको कैप्री पॉक्स वायरस कहा जाता है। तो जो दृश्य होता है वो थोड़ा ज़्यादा भयावह है रादर दैन कि उसको होने वाले नुकसान से। इसमें पशु की मृत्यु बहुत ही रेयर है, बहुत ही अन्य किसी कारण से हो सकती है। अगर उस बीमारी के दौरान ही किसी अन्य चीज़ से भी वो प्रभावित है, तो वरना मृत्यु तो नहीं होती है। लेकिन पैर में सूजन आ जाना, दुग्ध उत्पादन में भी थोड़ा कमी आती है, तो आर्थिक रूप से जो नुकसान होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा है रादर दैन की मृत्यु से। और
ऑटो इम्यूनिटी भी होती है, अर्थात 2-3 सप्ताह में अपने आप पशु ठीक हो जाता है। भैंस वंश में अभी बहुत कम या नहीं के बराबर देखा गया है ये इस बीमारी का उद्भेद। गौवंशीय पशुओं में ज़्यादा है। जहाँ तक गठान की बात है तो गठान जो है कुछ दिनों में कभी बार अगर प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा है, उसको नहीं ध्यान दिया पशु मालिक ने, तो उस समय गठाने बर्स्ट हो सकती हैं, फूट जाती हैं, जिसके कारण घाव हो जाते हैं। तो घाव का एक नया समस्या शुरू होती है कि भाई कीड़े पड़ गए या इस ढंग की कोई चीज़ें शुरू हो जाती हैं, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है। अदरवाइज़ अगर उसका शुरू से अपन उपचार करें या रोकथाम करें, रोकथाम कैसे कर सकते हैं कि एक पशु से दूसरा पशु का संपर्क कम से कम हो। लेकिन अपने यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है कि सेड जो गौशाला रहती है उसमें सारे पशु एक साथ ही बांधे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत का काम होता है। और एंटीसेप्टिक्स का छिड़काव करें, वहाँ मक्खी मच्छर किलनियाँ खासतौर से शेड गौशाला शेड में अगर बिल्कुल ना हो तो हम काफ़ी हद तक इसको रोक सकते हैं। पशु चिकित्सा विभाग में जहाँ तक आपने प्रश्न पूछा कि कितने संख्या में पशु प्रभावित हुए हैं, तो बहुत अधिक संख्या नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2% पशु अभी वर्तमान में जो हमारे चिकित्सालयों में जो OPD में रजिस्टर्ड हो रहे हैं केस, तो 2% पशु प्रभावित हैं। धीरे धीरे उनका रेजिस्टेंस भी डेवलप हो रहा है। तो ऐसी स्थिति मेरे ख्याल से शीघ्र ही, और हम लोगों ने विभाग ने संभाग स्तर पे भी और जिले स्तर पे भी, जैसे ही हमें पता चला था अनूपपुर से केस आए थे, तो जबलपुर की टीम, वेटनरी कॉलेज रीवा के विशेषज्ञ, इन सबों को हमने उन क्षेत्रों में भेजा। उसका सैंपल इकट्ठा किया गया, जो वायरस इकट्ठे होते हैं, लिम्फ नोड्स इकट्ठी होती हैं, ये सब वायरोलॉजी लैब बाहर अपने जो भोपाल की है या IVRI की है, वहाँ सब सैंपल भेजे गए हैं ताकि इनमें और कुछ रिसर्च हो सके, कुछ अच्छी। सर इसमें मनुष्य से फैलना तो कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है? नहीं, ये जूनोटिक बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसमें ये अपने मन मस्तिष्क से हर व्यक्ति को निकाल दें कि ये पशुओं से ह्यूमन बींग्स में या इंसानों में ये फैलेगी, ऐसी कोई इसमें। सर जो दूध उत्पादन रहता है इससे, दूध वगैरह के लिए, तो इसके लिए क्या हो, अगर पिए तो किस तरीके से? नहीं, कोई समस्या नहीं है। ये न दूध में आता है और उसका सिक्रीशन जो है दूध में नहीं होता, सिर्फ स्किन में रहती है, तो इसलिए दूध या उसके उत्पादों में इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। विगत 24 सितंबर को शाहपुर थाना अंतर्गत देवरा में निर्माणाधीन गौशाला में आदिवासियों द्वारा भूमि अतिक्रमण सहित बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित किए जाने की खबर के बाद SDM AK सिंह एवं SDOP नवीन दुबे द्वारा कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाया गया था। वहीं स्थापित बिरसा मुंडा की प्रतिमा को थाने ले गए थे और जिम्मेदार लोगों पर FIR करने की कार्रवाई की गई, जिसके विरोध में आज उक्त गांव के सैकड़ा भर ग्रामीण आदिवासी रैली निकाल कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए धरना दे बिरसा मुंडा की प्रतिमा वापस दिलाने, दोषियों पर कार्रवाई किए जाने सहित एवं जिनके ऊपर कार्रवाई की गई थी उनके खिलाफ केस वापस लेने सहित अन्य मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम तहसीलदार निवेदिता त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा। प्रस्तुत एक झलकी एवं जानकारी के अनुसार। सर है नहीं, मैं ही उनकी तरफ से आई हूँ। जी हम लोगों की जो पीड़ाएं मैडम, रीवा जिला के अंदर जहाँ पर आदिवासी विराजमान है, जहाँ पर 40-50 सालों से रह रहा है, वहीं पर ही गौशाला बनाई जा रही है, वहीं पर ही उन लोगों को उजाड़ा जा रहा है, उन लोगों पर फर्जी मुकदमे भी लगाए जा रहे हैं। अभी ग्राम देवरा में थाना सैदपुर अंतर्गत आदिवासी बिरसा मुंडा की मूर्ति स्थापित की गई थी 23 तारीख को, लेकिन प्रशासन के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा 24 तारीख को बिरसा मुंडा की स्टैचू तोड़ करके उनका हाथ पैर पूरा बोरी में भर करके पुलिस प्रशासन जबरदस्ती गाड़ी में लाद करके वहाँ से ले गए और वहाँ पर लोगों के साथ भगा करके मारपीट महिलाओं के साथ की गई, अश्लील बातें की गई और उनको घर पर गाड़ा गया। जबकि मैडम वहाँ पर 40 बिरसा ने अंग्रेज को भगाने का काम किया है कि भगवान बिरसा के इस आजाद भारत में लोगों ने जान की जिंदगी जी रहे हैं, उसी महापुरुष भगवान बिरसा जी की है उन लोगों जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। सरकार की जो योजनाएं हैं जितनी भी मिलनी चाहिए वो समुचित योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उल्टा इन लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं और न ही किसी भी तरह की शासन की योजनाएं भी इनको मिल पा रही हैं और लगातार इनके साथ अत्याचार होता जा रहा है। रीवा जिला में अभी
आपको अच्छी तरह से मालूम है कि इस महामारी के दौरान सरकार को कुछ न कुछ मरहम लगाना चाहिए, कोई योजना का लाभ देना चाहिए। चूँकि ना तो कोई योजना का लाभ दिया और ना ही इन लोगों के ऊपर कोई मरहम दिखाया। लगातार इनके दलित और आदिवासी समाज के ऊपर उन लोगों पर हत्या जैसे गंभीर मामले, बलात्कार और भी बेदखली की कार्रवाइयाँ की गईं, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से कोई भी वक्तव्य नहीं आया और ना ही कोई जांच की गई। हम लोग लगातार आहत हो रहे हैं, हम लोगों के साथ बर्ताव गंदा किया जा रहा है। अभी हाल ही में क्या घटना हुई जिसको लेकर के ज्ञापन? अभी हाल ही में देवरा में 23/9 के दिन वहाँ पर 40-50 सालों से दलित आदिवासी समुदाय के लोग वहाँ पर निवास कर रहे थे। उनके ऊपर 24 तारीख के दिन उन्हीं लोगों ने धरती आबा बिरसा मुंडा की स्थापना की थी 23 तारीख को, लेकिन प्रशासन के द्वारा 24 तारीख के दिन धरती आबा बिरसा मुंडा को, जो कि अमर शहीद क्रांतिवीर हैं, उनकी मूर्ति को तोड़ा गया और उनके अंग को तोड़ करके बोरियों में भर करके प्रशासन के द्वारा ले जाया गया। ये साहेबपुर थाना की पुलिस ने सब कार्रवाई की है। लगातार शासकीय जमीन पे प्रशासन कहना है कि वो गौशाला की जमीन थी। नहीं, गौशाला की वहाँ 40-50 साल पहले बसी हुई थी। वो लोग परिवार समेत अपना जीवन यापन कर रहे हैं और लगातार वो लोग निवास कर रहे हैं वहाँ पर। अब क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम लोग ये चाहते हैं, चूँकि देवरा की घटनाएं नहीं, संपूर्ण रीवा जिले की घटना को लेकर के जितने भी थाने में मुकदमे दर्ज हैं और जितने भी हम लोग पर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं उनको वापस लिया जाए और जो भी धरती आबा बिरसा मुंडा की क्रांतिकारी की मूर्ति को तोड़े हैं उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट रविंद्र कोल। विज्ञापन किसके नाम दे रहे हैं आज? मैं दे रहा हूँ महामहिम राज्यपाल जी को द्वारा, कलेक्टर के द्वारा। ऑनलाइन टैक्स में डाटा में मिली गड़बड़ी के बाद आज जीएसटी विभाग द्वारा बजरंग नगर में निवासरत सुधांशु कंस्ट्रक्शन एवं मैसर्स फिजियोलॉजी सॉल्यूशन के संचालक सुधांशु मौर्य शुक्ल के निवास में एवं कार्यालय में एक साथ छापामारी की गई। राज्य कर अधिकारी एसके साकेत, एंटी-विजन ब्यूरो सतना संभाग एवं सावगर संभाग के नेतृत्व में 12 सदस्यीय टीम द्वारा छापामारी की गई, जहां दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर राज्य कर अधिकारी एसके साकेत ने बताया कि उक्त फर्म द्वारा टैक्स डाटा को लेकर गड़बड़ी की गई थी। प्रस्तुत एक झलकी एवं जानकारी के अंश। क्या मामला है? ये मेसर्स सुधांशु मौली शुक्ला और मेसर्स फिजियोलॉजी सॉल्यूशन के यहाँ जीएसटी की धारा 67(2) के तहत कार्रवाई है। एक प्रकार से रेड की कार्रवाई है। कुछ ऑनलाइन सिस्टम में कुछ कमियां मिली है जिसके आधार पर हम लोग सर्च कर रहे हैं। तो क्या लगता है सर कि कुछ निकल के आया अभी तक में? नहीं, अभी तो स्टार्ट हुई है कार्रवाई और जो भी निकल के आएगी आपको बताया जाएगा। कहाँ कार्रवाई कर रही है? नहीं, इनका व्यावसायिक प्लेस यही बताए हैं और एक अंगूरी बिल्डिंग में है, तो वहाँ भी हमारी एक टीम है कार्रवाई कर रही है। सर क्या पता है आपको? मैं राज्य कर अधिकारी एसके साकेत, राज्य कर अधिकारी, एंटी-विजन ब्यूरो सतना संभाग और सागर संभाग। रायपुर करचुलियन थाना अंतर्गत निवासरत मानसिक रूप से विक्षिप्त एक मुकदिर बालिका को परिजनों द्वारा उपचार के लिए संजय गांधी चिकित्सालय लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उस किशोरी को गर्भवती होने की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन रायपुर थाना पहुंच इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई हुई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़िता को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया और एक्सपर्ट की मदद से मामले की तफ्तीश की जा रही है। वहीं पुलिस ने संदेह के आधार पर कुछ लोगों को पुलिस अभिरक्षा मिले कड़ाई से पूछताछ कर रही है, जिसकी जानकारी एडिशनल एसपी सुकुमार वर्मा ने दी। आपसे पहले लड़की के साथ में बलात्कार का मामला सामने आया, किस तरह की घटना है? अंतर्गत रायपुर थाना प्रभारी ने इसको गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच की। जांच में निकल के आया कि जो पीड़िता है, ये पीड़िता कुछ समय से बीमार चल रही थी, तो इसके माता पिता और भाई के साथ ये थाने पे आए थे, तो उन्होंने बताया कि हमारी जो बच्ची है कुछ समय से बीमार थी, बीमारी के कारण इसका पेट फूल रहा था। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को दिखाने के बाद निकल के आया कि इसको 4 माह का गर्भ है। बच्ची से पूछताछ की गई तो बच्ची बोल नहीं पा रही थी, तो बच्ची को थाने लेके गए। थाना प्रभारी के द्वारा जब बच्ची से पूछने का प्रयास किया गया तो वो बच्ची बता नहीं पाई, तो फिर उन्होंने मूक बधिर विद्यालय से
अध्यापक बुलाए कि साथ बात बच्ची की सुन के उसको समझ के हमको बता पाएँ क्या मामला था। वो भी सफल नहीं हुए। फिर एक अलग से रेड क्रॉस का अनुवादक गया मूक बधिर के साथ में, फिर बच्ची से पूछताछ जब की तो बच्ची के द्वारा कुछ इशारों से बातचीत बताई गई और एक बच्ची के द्वारा फिर एक घर पे ले जाके और आरोपियों के बारे में जानकारी दी गई। उन आरोपियों के बारे में जब पतासाजी की गई तो उनके कुछ नाम निकल के आए, जिसके कारण से फिर उसका बच्ची का 164 का कथन कराया गया। 164 कथन के बाद एक मोहित शुक्ला और उसके भाई का नाम आया है अभी पुलिस की विवेचना में। पुलिस द्वारा आगे की विवेचना की जा रही है क्योंकि बच्ची जो है वो एसटी समुदाय से है और आरोपी का नाम निकल के आ रहा है वो समान वर्ग से है। इसलिए विवेचना वरिष्ठ स्तर से डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आरोपी कितने पकड़े गए? अभी एक आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। गोविंदगढ़ थाना पुलिस द्वारा 5 जुलाई को चक्रधर पांडे को एनडीपीएस की धारा के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया था, जिसका केस एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश संजीव सिंघल के न्यायालय में चल रहा था, जिसका चालान पुलिस द्वारा 60 दिन के भीतर पेश किया जाना था, जिसे थाना प्रभारी द्वारा चालान न पेश किए जाने के बाद कोर्ट ने थाना प्रभारी को आरोपी को लाभ पहुंचाने का आरोपी मानते हुए थाना प्रभारी राजकुमार मिश्र द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने पर रीवा पुलिस अधीक्षक को थाना प्रभारी राजकुमार मिश्र के अन्वेषण में सक्षम पाए जाने का दोषी मानते हुए कार्रवाई करने के लिए एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश ने पत्र लिखा। इसकी जानकारी अधिवक्ता शेरा सिंह ने दी। एनडीपीएस रीवा के विशेष कोर्ट के जज श्री संजीव सिंघल जी के न्यायालय में एनडीपीएस का केस चक्रधारी पांडे के खिलाफ चल रहा था। पुलिस थाना गोविंदगढ़ द्वारा दिनांक 5/7/20 को चक्रधारी पांडे को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था और ये कहा था कि 5 किलो जो है गांजा इनके घर से 5 पैकेटों में बरामद किया गया है और 5/7/2020 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। एनडीपीएस एक्ट में 3 क्वांटिटी बनाई गई हैं, जिसमें एक है मिनिमम क्वांटिटी जिसमें 1 किलो से कम मात्रा दर्शाई जाती है। दूसरी जो है 1 किलो से और 20 किलो के बीच में जो है कमर्शियल क्वांटिटी और मिनिमम क्वांटिटी से ऊपर और कमर्शियल क्वांटिटी से कम। और तीसरी क्वांटिटी जो है कमर्शियल क्वांटिटी जिसमें 20 किलो से ज़्यादा। तो 20 किलो से कम वाली मात्रा में जो 1 किलो से लेकर 20 किलो तक की मात्रा रहती है उसमें चालान पेश करने का जो समय रहता है वो कस्टडी में रहते हुए 60 दिन का समय रहता है कि अगर मुलजिम कस्टडी में है तो 60 दिन के अंदर थाना प्रभारी को या अन्वेषण अधिकारी को चालान पेश करना होता है। इस मामले में जहां पर राजकुमार मिश्रा थाना प्रभारी गोविंदगढ़ थे, उन्होंने चक्रधारी पांडे को गिरफ्तार करके तो पेश किया न्यायालय में, लेकिन 60 दिवस के भीतर जो है उसके खिलाफ चालान पेश करने में असफल रहे वो। और सीआरपीसी की धारा 167 में ये प्रोविज़न मैंडेटरी प्रोविज़न है, अनिवार्य प्रोविज़न है कि जिसमें जज चाहे के भी आरोपी की जमानत नहीं खारिज कर सकता। तो इसमें जहां पर मैंडेटरी प्रोविज़न ये जानते हुए राजकुमार मिश्रा ये जानते थे कि मैंडेटरी प्रोविज़न में आरोपी को लाभ मिलेगा, उसमें उन्होंने 60 दिवस के अंदर चालान नहीं पेश किया। ये तो इस कारण से ऑनरेबल कोर्ट ने जो है टीआई के खिलाफ यह संज्ञान लिया है कि टीआई ने मुलजिम को लाभ पहुंचाने के लिए या आरोपी को लाभ पहुंचाने के लिए समय से अंतिम प्रतिवेदन नहीं पेश किया, जिससे उसको जमानत मिली। उनका एसपी को उनके खिलाफ पत्र लिखा है कि उन्होंने अन्वेषण की सही भूमिका निर्वाह नहीं किया है और अन्वेषण करने में ये सक्षम नहीं है और इन्होंने घोर लापरवाही की है अन्वेषण करते समय, इसलिए एसपी को पत्र लिखा है। एसपी कार्रवाई करना है, एसपी उनको निलंबित कर सकते हैं और अन्वेषण से आगे आने वाले किसी भी मामले में उनको अन्वेषण से वंचित रख सकते हैं। चलते चलते आज की प्रमुख खबरों का पुनः। कोरोना के बाद मवेशियों में आया लंपी स्किन डिजीज, चालान पेश न किए जाने पर थाना प्रभारी राजकुमार मिश्र के खिलाफ कोर्ट ने दिए कार्रवाई के आदेश। सुधांशु कंस्ट्रक्शन एवं मैसर्स फिजियोलॉजी सॉल्यूशन में जीएसटी का छापा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।